मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार। और लास्ट वीडियोस में हमने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था एसिडिटी। तो उस पे मैंने ट्रीटमेंट का पार्ट ज़्यादा टच नहीं किया था। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि ट्रीटमेंट का थोड़ा पार्ट टच किया जाए। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एसिडिटी का मेन रीज़न एसिड का ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, एक्चुअली में एसिड का कम प्रोडक्शन है। तो इसके क्या क्या सोल्यूशन है और ये क्यों होता है? अब जैसे अगर आपने कुछ खाया और आपका एसिड आएगा उसके बाद, तो अगर आप कॉमन सेंस से सोचो कि अगर आप जितनी ज़्यादा बार खाओगे, आपके स्टमक को ज़्यादा बार एसिड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर आप कोई इंडिविजुअल है वो 2 बार खा रहा है और एक इंडिविजुअल है वो 6-7 टाइम्स खा रहा है, तो किसकी जो मैकेनिज़्म है पहले एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली है जो ज़्यादा मील्स खा रहा है, बार-बार स्नैकिंग कर रहा है, उसकी जो कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस मोर एसिड वो चली कम हो जाएगी धीरे-धीरे। तो इसका यहाँ से हमें फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया कि हमें क्या करना है, हमें अपनी खाने की फ्रीक्वेंसी को कम रखना है। इसीलिए हर रिलीजन में फास्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ पीरियड हमें ऐसे रखने हैं कि जिसमें हमें कम से कम खाना है। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि आजकल बड़ा एक फेमस टॉपिक है पिछले 3-4 सालों से, इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम क्या करते हैं कि शाम को जल्दी खा लेते हैं और फिर अगले दिन हम ब्रेकफास्ट थोड़ा डिले करते हैं। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस अपना यूज करो, तो अगर हम 30-40 इयर्स बैक चले जाएँ, 30-40 साल पीछे चले जाएँ, या बहुत ही जो अभी भी अंडर डेवलप्ड जो हमारे गाँव हैं, विलेजेस हैं, वहाँ चले जाएँ, तो वहाँ अभी भी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि इंटरमिटेंट क्या होती है, फिर भी वो कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं 2 चीज़ें आपके घर से हटा दूँ, एक इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के हटते ही आपका रेफ्रिजरेटर भी हट जाएगा। तो अगर आपके घर में फ्रिज और रेफ्रिजरेटर नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यानी कि आपके घर में लाइट का कोई सोर्स नहीं है, तो जब भी सनसेट होगा आप उसके बाद खाना प्रेफर नहीं करोगे खाना, है ना? तो सनसेट के बाद ये हर कल्चर में था थ्रू आउट द वर्ल्ड कि लोग खाना प्रेफर नहीं करते थे, या खाने का तरीक हो ही नहीं सकता था खाना, या प्रिपेयर करना या खाना हो ही नहीं सकता अगर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है या लाइट का सोर्स नहीं है। अब कुछ सेमी कुक्ड फूड या कुक्ड फूड हम लोग फ्रिज में रख लेते हैं, इसलिए हमें रात में 9-10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाने में तो एक फैसिलिटी मिल जाती है। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर हटा दें और इलेक्ट्रिसिटी हटा दें, जो कि 30-40 साल पहले तक ऐसे ही था, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट सब इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होंगे। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई एक नया फिनोमेना नहीं है, ये ह्यूमन रेस लाखों सालों से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी। तो उसका बेनिफिट क्या था कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत बार-बार प्रेशर नहीं डाल रहे हो टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कि डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने हैं बार-बार और एसिड बनाना है। तो आप जब बार-बार प्रेशर नहीं डाल रहे हो, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, आपके पास एक घर में 2 कार हैं, एक को आप 2 बार दिन में यूज़ करते हो और एक कार को आप दिन में 10 बार यूज़ करते हो। तो कौन-सी कार ज़्यादा सर्विस सेंटर के चक्कर लगाएगी या उसका इंजन पहले खराब होगा? तो ऑब्वियसली है, जो कार 10 बार आप दिन में यूज़ करोगे, स्टार्ट करोगे, बंद करोगे, यूज़ करोगे, वो जल्दी एग्ज़ॉस्ट हो जाएगी और उसको ज़्यादा आपको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। तो अगर आपका बॉडी के साथ भी आप यही कर रहे हो, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी यही कर रहे हो कि बार-बार आप उसका यूज़ कर रहे हो, तो ये सारा सिस्टम एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा एक दिन। तो एसिड प्रोडक्शन का जो लो हो जाता है उसका एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो हमें फ्रीक्वेंसी कम करनी और एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान हमें खाना है। तो ये कोई अमेरिकन जो कल्चर आया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। हम इंडियंस पहले से ही फॉलो कर रहे थे इंटरमिटेंट काइंड ऑफ फास्टिंग। तो जो भी आपका पीरियड होता है उसमें आप खाना करो। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सोने में बहुत दिक्कत होती है, अगर हम 6 या 7 बजे से पहले डिनर कर लें तो एम्प्टी स्टमक मुझसे लेटा नहीं जाता या नींद नहीं आती है। ये कंडीशन कुछ दिनों तक होती है, बट अगर अगर आप इसको 2-3 दिन या कुछ लोगों में 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने तक ऐसा वो सफ़र कर सकते हैं। बट अगर जो आपकी डाइट है, जो भी आप 2 या 3 मील ले रहे हो, अगर उसकी क्वालिटी काफ़ी आप अच्छी रखोगे, मेनली फैट, प्रोटीन एंड जो भी मिनरल्स और विटामिन्स आपको चाहिए, अगर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज है कि क्या-क्या हमें लेना है, तो जो आपकी लेट नाइट क्रेविंग्स होने वाली हैं, वो नहीं होंगी। दूसरा, लेट नाइट क्रेविंग्स क्यों होती हैं? जो हम ज़्यादा इंटरटेनमेंट का यूज़ करते हैं, रात में ज़्यादा न्यूज़ को सुनते हैं या ज़्यादा कुछ एक्टिविटी वाला काम शाम के टाइम करते हैं, तो फिर हमारी हंगर क्रेविंग्स बढ़ जाएँगी। तो हमें वो भी नहीं करना। अगर आप लेट नाइट सोते हो, अगर आपने 6 या पीएम के अराउंड डिनर कर लिया, लेकिन आप सोने 1 बजे जा रहे हो, 2 बजे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको हंगर स्ट्राइक्स आने वाली हैं, तो आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो अगर आप 6 या 6:30 अपनी डिनर ख़त्म कर रहे हो, तो ऑब्वियसली है आपको सोना 11 बजे के पहले ही पड़ेगा। तो एक तो इससे क्या होगा कि हम अपने स्टमक की वॉल पे इतना प्रेशर नहीं डाल रहे कि प्रोड्यूस मोर एसिड बार-बार।
पहला तो बाकी लाइफस्टाइल में जैसे कुछ स्टिमुलेंट है लाइक टी एंड कॉफ़ी एंड सम ग्रेन्स हेवी मील्स जो हम लोगों की डाइट में है, लाइक शुगर एंड अनाज। हमारी डाइट में, इंडियन डाइट में क्या होता है, मेनली तो अनाज ही होते हैं, गेहूँ चावल और ये सब। तो इनकी वजह से हमारा एसिड का प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और एसिड, भगवान ने इतना ज़्यादा हमें एसिड क्यों दिया था? टू डाइजेस्ट प्रोटीन एंड फैट। जब आप प्रोटीन और फैट आपकी डाइट में नहीं होगा तो स्टमक जो एसिड है उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम कर देगा, जिससे हमारा स्टमक एसिड की वजह से ना जल पाए। तो अगर हमारी डाइट में फैट एंड प्रोटीन नहीं है तो हमारा एसिड का प्रोडक्शन नीचे चला जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अगर नीचे चला गया है तो क्या कर सकते हैं? तो हमारे पहले कल्चर में था कि हम कुछ प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक चीज़ें लेते थे, लाइक पिकल, लाइक आम का अचार, नींबू का अचार, और उसमें हम विनेगर या सिरका वगैरह का यूज करते थे। तो उससे जो उसका पीएच होता था वो कम होता था। तो जब आप पीएच कम वाली कोई चीज़ें कंज्यूम करते हो तो ये जो पीएच कम वाली चीज़ें हैं ये हमारे गट या स्टमक की जो एपिथेलियम है उसको स्टिमुलेट करती हैं टू प्रोड्यूस मोर एसिड। अब इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी आजकल आ गए हैं मार्केट में। तो कुछ सप्लीमेंट क्या करते हैं, वो स्टमक की वॉल को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस मोर एसिड, और वो खुद ही एसिड में बदल जाते हैं, लाइक BetaNHCl। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम अपने पैंक्रियाज को एक्टिवेट कर सकते हैं, लाइक अगर वो एक्टिवेट भी कर सकते हैं और सपोर्ट भी कर सकते हैं बाहर से, बाय गिविंग सम पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो मार्केट में आपको पैंक्रियाटिक एंजाइम मिल जाते हैं। तो अगर आप प्रॉपर एंजाइम का सपोर्ट दो, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक दो, आपकी एसिडिटी को आप प्रॉपर बढ़ाओ, तो कुछ दिन आप सपोर्ट करो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इवन 2 महीने, जैसा डैमेज है, तो धीरे धीरे ये देखा गया है कि एसिड का प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाता है। आप फिर से डाइजेस्ट करने लगते हो फैट एंड प्रोटीन को। तो ये मेन चीज़ें हैं। अब जैसे अगर एसिड बनता है, वो बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिसका HCl का H पार्ट है वो वाटर से आएगा, H2O से, और Cl जो आएगा वो सॉल्ट से आएगा, क्लोरीन से, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से। तो ये दोनों मिलके HCl बन जाएगा। बट ये इतना आसान स्टेप नहीं है, इसमें बीच में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन की भी ज़रूरत पड़ती है, लाइक विटामिन डी, बी विटामिन, जिंक, मैग्नीशियम, एंड ये सारे कोफैक्टर और कोएंजाइम्स की तरह बीच में सब काम करते हैं। तो अगर इनमें किसी की भी डिफिशियंसी है तो नमक से, यानी कि सोडियम क्लोराइड से, और वाटर यानी H2O से एसिड का बनना उतने एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा अगर ये सब डिफिशियंसीज भी चल रही हैं। अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से आपका स्टमक की लाइनिंग डैमेज हो रही है तो फिर अगेन वहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा। विथ एजिंग भी, अगर आपकी सब कुछ अच्छा है लेकिन आप एज के साथ एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उसको अगेन हम स्टिमुलेट कर सकते हैं बाय गिविंग सम सप्लीमेंट्स, सम और जो भी डिफिशियंसीज हैं उनको सही करके। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। इवन जो हमारा एसिड का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ खाने से ही वो सिक्रेट नहीं होता। समटाइम्स अगर आप कुछ खाना देख लो या आपको खाने की स्मेल आ जाए तब भी आपका वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो आजकल का ऐसा एनवायरनमेंट है कि खाने की स्मेल और खाना हमें बहुत ही जो अच्छा खाना है वो बार बार हम टीवी के थ्रू या पोस्टर के थ्रू देखते हैं, तो हमारा माइंड ऑलवेज एक्टिव रहता है टू प्रोड्यूस मोर एसिड, और स्टमक एक्टिव रहता है तो इससे भी हमारा एग्जॉस्ट होता है स्टमक एपिथेलियम। तो हमें जो इस तरह का एनवायरनमेंट है उससे भी बचना है, जो फूडी लोग हैं उनसे भी थोड़ा बचना है, और जो स्मेल है इससे थोड़ा बचना है। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को एक टाइम बताता हूँ, जो शाम का टाइम होता है, लाइक 8 to 10, उस समय बहुत से लोग कंज्यूम करते हैं, ओवरफीड करते हैं। तो अगर उस टाइम अगर आप घर से बाहर निकल जाते हो, घर में खाना कुक भी हो रहा है बाकी लोगों के लिए, तो खाने की स्मेल आएगी तो आप 100% है कि आप भी कंज्यूम करोगे खाना। तो उस समय आप प्रेफर करो कि घर के बाहर रहो, किसी पार्क में रहो, या फ़ोन पे किसी से बात करना चाहते हो तो बाहर निकल जाओ। तो प्रेफर करना कि उस टाइम आप बाहर निकल जाना। अगर आप एम्प्टी स्टमक नहीं सो रहे हो रात में, तो आप अपनी गट को आपने रात भर के लगा दिया कि आपको फूड को डाइजेस्ट करना है। अब जो भी गट में जो डैमेज होंगे वो कैसे रिपेयर करेगी बॉडी? क्योंकि बॉडी रिपेयर कब करती है खुद को? जब रात में वो खाली होती है। बट जब रात में खाली टाइम आया डाइजेशन का, तो आपने उसको डाइजेशन पे लगा दिया, तो गट तो डाइजेशन में लगी हुई, तो वो रिपेयर कैसे होगा? इसीलिए खाली पेट सोना, एम्प्टी स्टमक सोना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे हमारा जो सिस्टम है गट का, वो धीरे धीरे स्टिमुलेट हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर आपको कोई और सपोर्ट चाहिए कि आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो या लेना चाहते हो मुझसे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा। तो अगर आपको ये इश्यूज़ हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली भी कंटेक्ट कर सकते हो फॉर ट्रीटमेंट। तो ये वीडियो आप शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है।
कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।